बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये आप अपना होमवर्क समझ लीजिए कि हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं ये आपने अपने ना सिर्फ याद करना है बल्कि इसे अपनी नीट कॉपियों पर जो है वो नोट भी करना है। जब आपके स्कूल्स ओपन होंगे तो तब यही आपका होमवर्क जो है वो रिटर्न फॉर्म में चेक होगा और इसके साथ साथ आपके जो फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम होंगे वो भी इसी सिलेबस में से होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने बात की, जो चैप्टर 1 था वो हमारा कंप्लीट हो चुका था और हमने उसकी एक्सरसाइज जो है वो भी कंप्लीट कर ली थी। तो उसमें से कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे, उनके मैंने आंसर दे दिए थे उन्हें। उम्मीद है कि बाकी 5 स्टूडेंट्स को भी एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी। तो आज हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा होगा कि चैप्टर 2 जो है ये अबाउट सेल डिवीजन है कि सेल्स जो है बॉडीज़ में, किसी भी जानदार की बॉडी में जो सेल्स मौजूद होते हैं वो किस तरह से डिवाइड होंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारी बॉडी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती है, हम आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते जाते हैं। तो अगर हम किसी भी चीज़ को को हमने इंक्रीज करना हो, उसका साइज जो है उसको ग्रो करना हो, बढ़ना हो, तो इसका मतलब ये होगा कि हम उसके अंदर जो सेल्स मौजूद हैं वो डिवाइड मतलब वो ज़्यादा हो रहे होंगे पहले से, तो उनकी तादाद ज़्यादा बढ़ रही होगी। तो आखिर सेल्स जो है, जो नए सेल्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, वो तो हम इस सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जिसका नाम है सेल डिवीजन। इसके अलावा एक और चीज़ जो अहम है इस चैप्टर में वो है कि आपने अक्सर देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं ये हम उनकी जो अपीयरेंस है, उनकी जो शक्ल है वो अक्सर उनके माँ बाप से जो है वो मिलती जुलती होती है। तो आखिर ये जो रिजेम्बलेंस है, यानी ये जो बच्चे अपने माँ बाप से जिनकी शक्ल जो है रिजेम्बल यानी कि मिल रही होती है, यह कैसे मुमकिन है कि बच्चों की जो शक्ल है, जो जो उनकी अपीयरेंस है वो अपने माँ बाप से मिलती है। तो इस चीज़ को हम हेरिडिटी कहते हैं और हेरिडिटी के बारे में हम डिटेल से जो है इस चैप्टर के अंदर वो आने वाले लेक्चर में भी डिस्कस करते रहेंगे। तो लास्ट लेक्चर में बेटा हमने बात की थी कि जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, यानी कि जो बच्चे होते हैं, उनकी बहुत सारी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो अपने माँ बाप से, अपने पेरेंट्स से जो है वो मिलती हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। तो टॉपिक का नाम है हमारे पास हेरिडिटी। अब हेरिडिटी होता क्या है? सबसे पहले हमने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो उनके बाल जो हैं वो अपने माँ बाप, अपने वालदैन की तरह जो है, चाहे वो उनका फादर हो या उनकी मदर हो, उनके किसी के भी बालों के साथ मिलते होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चे के जो बाल हैं वो करली हैं तो हो सकता है कि उसकी वालदा या उसका जो वालिद होंगे उनके उनमें से किसी एक के या दोनों के बाल जो हैं वो करली हों। या हो सकता है बाजू का जो कुछ बच्चों का रंग जो है वो बहुत ज़्यादा फेयर होता है, ब्राइट होता है, यानी कि उनका जो स्किन कलर है वो उनके माँ बाप पर होता है, या फिर उनकी जो हाइट होती है वो उनके माँ बाप पे चली जाती है। तो इसको हम कहते हैं कि ये जो करेक्टरिस्टिक्स का अपने पेरेंट्स पे जाना है, इस चीज़ को हम असल में कहते हैं हेरिडिटी। तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो इसको रीड आउट करते हैं पहले। द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। के पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग यानी कि बच्चों में के अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स खसूसियात की ट्रांसमिशन होती है उसको हम कहते हैं हेरिडिटी। इसकी एग्जांपल द करेक्टरिस्टिक्स सच एज कलर ऑफ द आईज, के आंखों का रंग, कलर ऑफ द स्किन, हेयर कलर्स, फ्री और अटैच्ड एयर लूप्स, हाइट एंड इंटेलिजेंस वगैरह, ये उसकी सारी ये वो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमारे पेरेंट्स से हमें जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती हैं। The characteristics such as colors of the eye, skin color, hair color, free and attached ear lobe, height, intelligence are example of characteristics that are transmitted from parents to the offspring and are called hereditary characteristics। और वो वाली characteristics जो कि पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाती हैं, उन characteristics को हम नाम दे देते हैं कि these are hereditary characteristics। तो नेक्स्ट है बेसिस ऑफ हेरिडिटी। की हेरिडिटी की बेसिस क्या है, यानी कि ऐसी कौन सी हमारी बॉडी के अंदर कौन सी चीज़ है जो कि इन करेक्टरिस्टिक्स को हमारे जो पेरेंट्स हैं उससे ये ट्रांसफ़र होती हैं। तो इसका जो सबसे फंक्शनल और बेसिक यूनिट है उसका नाम है जीन्स। जीन्स होता क्या है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में जाकर उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो जस्ट इसको एक बार रीड करते हैं और उसके अंदर कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हम रीड आउट कर लेते हैं। The basic and physical and functional unit of heredity is called gene.
जीन एक्ट एज इंस्ट्रक्शंस टू मेक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड प्रोटीन, यानी कि जीन्स जो हैं वो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं मॉलिक्यूल्स को, जिसको हम बाद में प्रोटीन्स का नाम देते हैं। जीन्स अकर इन पेयर, कि जीन्स जो है ये हमेशा पेयर की सूरत में होते हैं, यानी कि कभी भी 1 या 3 या 5 7 की सूरत में नहीं होंगे, ये हमेशा 2 4 6 की सूरत में होंगे, यानी कि 2 होंगे, पेयर्स की सूरत में होंगे। एवरी हेरिडिटी करेक्टर इज एन organism. Tallness, dwarfness, eye color, free air loops, attached air loops is controlled by the pair of the genes, यानी कि जितनी भी हमारी हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको जो चीज़ कंट्रोल करती है वो असल में जीन्स है। वन मेंबर ऑफ द जीन पेयर कम फ्रॉम द मेल पेरेंट फादर वाइल द अदर कम्स फ्रॉम द फीमेल पेरेंट्स, यानी कि मदर्स, यानी कि हमारे जो, जैसे कि हमने इससे पहले बात की है अभी, कि जीन्स हमेशा पेयर की सूरत में होंगे, और अगर पेयर की सूरत में होंगे तो मतलब 2 होंगे, तो उनमें से एक जीन जो है वो हमारे फादर्स की तरफ से आएगा, और जबकि दूसरा जीन का जो पेयर का जो दूसरा हिस्सा होगा वो हमेशा हमारी फीमेल पेरेंट्स यानी कि मदर की जानिब से होगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास, हम जैसा कि मैंने अभी पिछली स्लाइड में बात की थी कि हमारे जो जीन्स हैं वो कौन कौन सी चीज़ों पर मुश्तमिल होते हैं। तो आपको फिगर नंबर 2.3 में नज़र आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम ये ग्रीन वाले हिस्से को देखते हैं। तो ग्रीन असल में एक सेल है जिसके सेंटर में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं। अब अगर हम क्रोमोसोम्स को देखें तो अब हमारे पास क्रोमोसोम आपको जो है वो नज़र आ रहा होगा ब्लू कलर में। अब क्रोमोसोम्स के 2 हिस्से हैं, एक को हम कहते हैं सेंट्रोटाइड और दूसरे को हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। अब सॉरी, क्रोमोटाइड एंड सेंट्रोमेयर। अब क्रोमोटाइड जो है ये हमारे पास जो लेग्स 2 लेग्स शेप जो फिगर है उसको हम कहते हैं कि क्रोमोटाइड, और जिस पॉइंट पे ये दोनों आपस में मिल रहे हैं उस पॉइंट को हम कह रहे हैं सेंट्रोमेयर। अब इसका जो हमारे पास क्रोमोटाइड की को अगर हम ध्यान से देखें जो लास्ट में फिगर है, अब इसके अंदर हमारे पास डीएनए है। डीएनए होता क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये हमारी कह लें कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। डीएनए जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, यानी कि हमारे पेरेंट्स से जो भी ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्प्रिंग्स में जो है वो ट्रांसफर होंगी, वो सब के सब इस डीएनए यानी कि डीएनए के एक खास हिस्से को हम जीन का नाम दे देते हैं, और पूरे के पूरे जो सेट ऑफ जीन्स होगा उसको हम डीएनए का नाम दे देंगे। तो इन डीएनए के ऊपर रिटर्न फॉर्म में कह लें कि हमारे पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स जो है उसमें ये ट्रांसफर होती हैं। जीन्स आर द सेक्शंस ऑफ डीएनए, कि जीन्स जो है ये डीएनए का सेक्शंस हैं, इनके हिस्सा हैं, और डीएनए से बनता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल एंड आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स, और ये क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं। क्रोमोसोम्स क्या है, क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ 2 आर्म्स, क्रोमोसोम के 2 आर्म्स होते हैं कॉल्ड क्रोमोटाइड्स। इसके 2 हिस्से हैं जो क्रोमोटाइड, जैसे आपको फिगर नंबर 2.3 में नजर आ रहा होगा, एंड विच अटैच टू द सेम पार्ट्स कॉल्ड सेंट्रोमेयर, और जिस पॉइंट पर ये दोनों क्रोमोटाइड आपस में मिल रहे होंगे उस पार्ट को हम नाम दे देंगे सेंट्रोमेयर का। तो अब जो हमारे पास ये एक इंफॉर्मेशन है और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, इसमें से लाजमी अहम एमसीक्यूज आते हैं। तो हमने बात की थी कि हर इंसान के अंदर जो क्रोमोसोम्स की तादाद है वो पेयर्स के, यानी कि जीन्स जो है वो पेयर की सूरत में होंगे। तो क्रोमोसोम, तो हर एक ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो इंसान, चाहे वो पौधा हो, या चाहे वो मॉलिक्यूल्स ही क्यों ना जो है वो बैक्टीरियाज और वायरसेस वगैरह ही क्यों ना हो, तो उनके अंदर मौजूद क्रोमोसोम्स की तादाद हमेशा फिक्स होती है, कभी भी ये कम या ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इंसान के अंदर टोटल क्रोमोसोम्स की तादाद 46 होती है, यानी कि ये पेयर्स होते हैं 23। इनमें से 23 पेयर्स होंगे जो कि आपके मेल पेरेंट्स की तरफ से हैं, कि जबकि आपका दूसरे जो 23 का पेयर होगा वो आपके फीमेल पेयर का होगा। दोनों टोटल करेंगे तो हमारे पास एक इंसान के अंदर जो टोटल क्रोमोसोम्स की तादाद होगी वो 46 हो जाएगी। कभी भी किसी इंसान के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद 46 से ज़्यादा या 46 से कम नहीं हो सकती। इसी तरह जो मंकीज़ हैं उनके अंदर 48 फिक्स्ड तादाद है, कि अगर यही समझ लें कि अगर इंसान के अंदर 2 क्रोमोसोम्स और रह जाए तो वो इंसान की बजाय जो है वो मंकी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम ये 100% एश्योरिटी के साथ कहते हैं कि इंसानों के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद हमेशा जो है वो 46 ही होगी, 46 से ज़्यादा या कम नहीं होगी। इस तरह कैट के अंदर 33 है, मोइज के अंदर 20 है, ओनियन के अंदर 16 है, एंड पे के अंदर जो है वो 14 है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसमें अक्सर एमसीक्यू के तौर पर पूछ लिया जाता है कि आप एमसीक्यू हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर इन मैन या हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर इन मंकीज। तो नीचे एमसीक्यूज दिए होंगे 46 48, तो आपने उसमें जो है वो सही आंसर का निशान लगाना ज़रूरी होगा। तो आपने ये अच्छी तरह से देख लेने हैं। तो आज तक लेक्चर इतना ही है, फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।
तो ये था हमारा आज तक का लेक्चर। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। उम्मीद है आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।